नमस्कार दोस्तों। जन्म कुंडली अध्ययन के आज के कार्यक्रम में हम जो कुंडली लेने जा रहे हैं वो है नितिन मनोज जी की। इन्होंने हमें कमेंट्स करके यूट्यूब में भेजा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1980, यानी 2 अक्टूबर 1980 9:20 में सुबह का इनका जन्म है और जयपुर राजस्थान। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है सीधे हम क्वेश्चन पे जाएंगे और कुंडली अध्ययन शुरू ही करेंगे। इन्होंने पूछा है कि मेरा मकान कब तक बनेगा और मेरा अच्छा समय कब आएगा। चलो देखते हैं। जिस आधार पर हम कुंडली बना रहे, मतलब यानी जो इन्होंने इंफॉर्मेशन हमें दी है यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से, उस आधार पर जो कुंडली बन के आ रही है वो है तुला लग्न की। तो नितिन मनोज जी, आपका लग्न जो है वो तुला लग्न है और आपकी राशि जो बनती है वो चंद्रमा की राशि जो बनती है वो मिथुन बनती है और आपके जो चंद्रमा है वो भाग्य में विराजमान है कर्मेश होके। तो पहला तो देखिए लग्न। अभी इन्होंने जो पूछा है सवाल कि मकान कब तक बनेगा और मेरा अच्छा समय कब तक आएगा, तो पहला हम जो है मकान के बारे में जानेंगे। इनके क्या योग है, कभी बनेगा, कैसा बनेगा, पहला वो देखेंगे कैसे योग है। तो देखिए, जो मकान का जो स्थान होता है, यानी घर का अपना मकान जो बनाना चाहते हैं हर एक जन, उसके लिए जो इम्पोर्टेंस जो स्थान रहते हैं वो है चतुर्थ भाव। कुंडली का जो चतुर्थ भाव, यानी इस कुंडली में वो 10 नंबर लिखा गया है क्योंकि इनकी तुला लग्न की कुंडली है। तो जो 10 नंबर है वो है इनके चतुर्थेश और पंचमेश, और चतुर्थेश और पंचमेश बन के उनके जो स्वामी बनते हैं वो है शनि, जो कि विराजमान है व्यय स्थान में। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये तकलीफ वाला काम होता है कि आपका घर जो है वो, अभी आपको मैं बताऊं, आपकी उम्र जो है 80 के है, आप 1980 के है, तो आपके जो मकान का जो स्थान होता है, यानी वो सुख होता है खुद के प्रॉपर्टी, यानी जो हम लेते हैं उसका, तो उसके स्थान में शनि की राशि आती है और शनि व्यय स्थान में विराजमान है। यानी इससे क्या पता चलता है, मकान के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम है आपकी कुंडली में कि चतुर्थ स्थान में केतु विराजमान है और केतु अगर वहां पे विराजमान होता है तो आपको जो है एक ही घर में टिकने नहीं देता है। पहला तो मतलब आपने पूछा है, जो कि आपका सवाल भी है, कि मेरा मकान कब तक बनेगा, यानी इसका मतलब ही ये होता है या तो आप भाड़े पे रहते हैं या तो आप माँ बाप के साथ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केतु जो उस स्थान में है जो कि मकान का सुख मिलता है वो स्थान पे, वहां पे केतु रहने के वजह से वो चेंजेस बताता है हर एक लाइफ में, यानी चढ़ उतार लाइफ में आपको जरूर रहेंगे और जो मकान लेने में आपको काफी तकलीफें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि केतु क्या करता है, एक ही जगह पे टिकने नहीं देता है। एक चीज हो गई। दूसरा, मकान के स्वामी भी जो है, यानी कि यहाँ पे जो शनि है मकान के जो स्थान, दूसरा यानी यहाँ पे मकान के स्थान के जो स्वामी बनते वो शनि व्यय स्थान में जा चुके, यानी विनाश के स्थान में, जिसको हम विनाश का स्थान बोलते हैं, और वहां पे ही गुरु और रवि भी वहां पे जो है विराजमान हो चुके हैं, वो भी शनि के साथ। हालांकि रवि के पीछे होने के वजह से ये कुछ हद तक अस्त नहीं होते, फिर भी रवि के साथ होगा कोई भी ग्रह तो रवि अपना प्रभाव उस पर डाल के उसके वजूद जो है थोड़ा कम हो जाते। और यहाँ पे रवि और शनि की वैसे भी युति अच्छी नहीं मानी जाती। रवि और शनि जो है वो पिता पुत्र है एक्चुअल में, लेकिन उनकी जरा भी नहीं बनती, तो आपकी भी शायद आपके पिताजी के साथ नहीं बनती होगी। यहाँ पे क्या है, और गुरु जो है वो भी व्यय स्थान में जा चुके, जो कि षष्ठ स्थान के और पराक्रम स्थान के स्वामी है। यानी गुरु की दशा में थोड़ा बहुत और एक तकलीफ वाला काम बनता है कि अगर आप लेते हैं प्रॉपर्टी तो बेचना वगैरह ये सब थोड़ा बहुत बनता है, क्योंकि गुरु जो है वो व्यय स्थान में जा चुके, वो भी 1 डिग्री के, उसके वजह से गुरु भी आपके बली नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो भी जन्म कुंडली होता है उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो रहेंगे ठीक तो आपके कितने भी दुर्योग हो आप
संभल के आगे निकल जा सकते हैं। वो होते हैं, एक तो आपको गुरु मजबूत पोजीशन होनी चाहिए, एटलीस्ट ठीक ठाक पोजीशन में होनी चाहिए। दूसरा आपका भाग्येश जो रहता है, जो कि भाग्य आपका डिसाइड करता है, डेस्टिनी, यानी जहां पे आप जाने वाले आगे चल के आप कहाँ तक पहुंचेंगे। तो भाग्य के जो कारक ग्रह होते हैं वो एक बली होने जरूरी है, यानी वो एक मजबूत कंडीशन में रहते हैं तो आपको कुछ हद तक भाग्य की साथ मिलती है, और आप जो है कुछ हद तक आपको लाइफ का यानी सपोर्ट भी मिल जाता है लाइफ में, जिससे आप थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गुरु तो मैंने पहले ही बताया आपको व्यय स्थान में जा चुके, जो कि विनाश का भाव होता है, वहां पे जाने की वजह से वो कमजोर हो चुके हैं, और वो वैसे भी 1 डिग्री के। अभी 12वां जो स्थान है व्यय स्थान, यानी विनाश का स्थान जो होता है, वहां पे गुरु जो है आध्यात्मिक के लिए काफी अच्छे होते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। यानी अगर आप समझो अध्यात्म से जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं आध्यात्म में, तो अच्छे रहते। अदरवाइज वहां पे गुरु अच्छे नहीं माने जाते ऐहिक सुख के लिए, यानी कि बाकी सब के लिए। तो गुरु आपके लिए यहाँ पे ठीक नहीं है, ऊपर से वो कमजोर भी है। अभी गुरु उस जिस स्थान में रहते हैं वहां पे वो हानि भी करते हैं। तो इसका क्या होता है, मतलब व्यय स्थान यानी विनाश का ही नहीं बोल सकते, वो इन्वेस्टमेंट का भी स्थान होता है। तो अगर आप जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं घर के लिए, तो वो होता नहीं, क्योंकि गुरु जो है वो आपको उस स्थान का सुख लेने को नहीं देते। एक चीज होगी। दूसरा, शनि है उसी जगह पे, और वो चतुर्थेश भी है। तो शनि क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं कोई भी स्थान की, यानी आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश भी करते हैं और फिर वो होती भी नहीं, करते हैं होती नहीं, ऐसा आपके चल रहा है। क्योंकि शनि जो है वो वृद्धि करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा मिलता भी है आपको, लेकिन गुरु उस स्थान में होने की वजह से वापस उसका जो विनाश यानी व्यय कर देते हैं। गुरु अच्छे होते हैं, लेकिन व्यय स्थान में गुरु ठीक नहीं होते। वहां पे रवि भी है जो कि लाभ स्थान के स्वामी, तो उसके वजह से आपको कोई भी चीज का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसा कि ये जो है वो आपका घर का सुख बोले जा सकते हैं। तो अभी आपको जो घर का सुख देखना है यानी मकान का, तो उसके लिए चतुर्थ भाव अच्छा होना चाहिए, लाभ स्थान अच्छा होना चाहिए, और व्यय स्थान का भी स्वामी यानी विनाश स्थान का भी स्वामी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का स्थान होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के जो स्वामी बनते हैं बुध, वो तो कर्म स्थान में लग्न स्थान में विराजमान है, अपने ही मित्र शुक्र के राशि में विराजमान है। हालांकि वो मंगल के साथ है, तो वो दुश्मन के साथ बैठे हुए। तो यानी कुछ हद तक बुध जो है अच्छे कंडीशन में, इन्वेस्ट करने के लिए आप कुछ कोशिश भी करेंगे, लेकिन मंगल वहां पे होने की वजह से वो एक थोड़ा सा तकलीफें दिखाते हैं, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में आ जाती है, और वहां पे केतु है, तो अंगारक दोष बन जाते हैं। उसके वजह से आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पैसे आते हैं, वो टिकते नहीं, जिससे आप ये आगे कर नहीं पा रहे मकान का काम। तो ये जो है थोड़ा सा तकलीफ वाला काम यहाँ पे दिखता ही है, कि मकान आपका जल्दी से होना। वहां पे ऊपर से कर्मस्थान से राहु की भी दृष्टि आ जाती है। चंद्रमा भाग्येश है, भाग्यस्थान में विराजमान है, लेकिन वो उनकी राशि में राहु विराजमान है, और चंद्रमा अपने घर से ही पीछे चले गए। तो थोड़ा सा ये भी अवयोग हुआ। भाग्य के कारक जो बुध है वो खाली लग्न स्थान में विराजमान होने की वजह से आप जो, और बुध की जो डिग्री है वो भी काफी ठीक है, युवा अवस्था में है लगभग, वो युवा अवस्था के आसपास की स्थिति में है लगभग, वो तो भी ठीक माने जाएंगे। और वो भाग्यश है, तो खुद के बदौलत आप कोशिश जरूर करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, घर लेने के लिए, लेकिन वो आपके योग नहीं बन पा रहे, ये इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। अभी आपका भाग्योदय भी आपने पूछा है, वो कब आएगा, यानी अच्छे दिन कब आएगा वो हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, एक चीज अच्छी है आपकी, जो आपके लग्नेश है वो बनते हैं शुक्र, और लग्नेश शुक्र जो है वो लाभ स्थान में जा चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को लाभ भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, खुद के बदौलत, मेहनत के बदौलत वो लाभ मतलब ले सकता है, कोई भी चीज लाभ वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लाभ के स्वामी जो है रवि, वो व्यय स्थान में जा चुके हैं, यानी शुक्र आपको लाभ देना चाहते हैं मेहनत करने से, लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो सकते रहेंगे आपके, या जो भी है। तो रवि क्या करते हैं, वो लाभ लेने को आपको नहीं देते, क्योंकि वो व्यय स्थान में जा चुके। अनाप शनाप खर्चा होके आपके जो बैलेंस जो है वो वापस कम ज्यादा स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ आपको उपाय करने हैं। तो आपका आपने पूछा है भाग्य, आपको जो
अच्छे दिन वो कब आएंगे। तो अच्छे दिन के लिए हम देखेंगे, आपकी दशा भी देखनी पड़ेगी, फिलहाल दशा जो है वो कौन सी है। तो आपको लगभग जो है शुक्र की दशा आपको ठीक ठाक मानी जाएंगी, या फिर दूसरा मंगल आपके धन स्थान में है लेकिन वो अपने से थोड़े पीछे चले गए, तो उसकी सप्तम पे दृष्टि भी है, चतुर्थ भाव में भी है और अष्टम स्थान में भी है, तो ये ठीक नहीं माने जाएंगे। आपके जो शुक्र है यानी ओके, आपके लिए चंद्रमा की दशा अच्छी थी, लेकिन चंद्रमा के भी इधर एक प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा की राशि में राहु विराजमान है, तो ये कुछ हद तक ग्रहण दोष जैसी स्थिति बना देते हैं। तो इसके लिए जो चंद्रमा भी है, राहु उनके ठीक आगे के घर में होने की वजह से कुछ हद तक जो है चंद्रमा जो वो कमजोर बन जाते हैं। आपके जो मकान बनने का चांसेस कभी है, तो वो एक आपको बता सकते हैं हम, थोड़ा बहुत आपको जो चांसेस है 2023 के आसपास आपको कुछ चांसेस बनते हैं मार्च के बाद आपके खुद के मकान के लिए। उससे पहले बुध और शनि अंतर्दशा चालू है, बुध में शनि की अंतर्दशा चालू है। बुध जो है वो आपके लग्न स्थान में है और उसमें शनि और व्यय स्थान, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 23 से पहले इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो छानबीन करके करना है, क्योंकि शनि की राशि में केतु विराजमान है, तो थोड़ा बहुत ये तकलीफ वाला काम होता है। तो देख के एग्रीमेंट वगैरह सब जो है पेपर वर्क वगैरह अच्छे से करना जरूरी है आपके लिए। और उसके बाद आप 23 के बाद थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं घर यानी अपने मकान के लिए। अगर अच्छे दिन आप बोलते हैं तो आपको लोग लगभग 2030 के बाद थोड़ी स्थिति और अच्छी रहेगी। उसके पहले जो है केतु की दशा अभी फिलहाल तो आपको चले, वो बुध की महादशा चले और बुध भी कुछ हद तक ठीक कंडीशन में है। बुध की दशा में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है लाभ जो मिलने का दिखाई दे रहा है अपने घर का, तो लगभग 23 के आसपास का दिखाई दे रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते तो ध्यान से कर सकते हैं आप। शुक्र की दशा आपके लिए अच्छी हो सकती थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 2030 के आसपास वो दशा आ जाती है। उससे पहले के जो स्थिति है वो थोड़ी डामाडोल यानी ठीक ठाक मानी जा सकती है, एकदम खराब भी नहीं और एक अच्छी भी नहीं। अगर आप कुछ उपाय योजना करते हैं तो कुछ हद तक आपको जो है फायदे मिलना चालू हो सकता है। तो अगर आपको आपकी धन की स्थिति अच्छी करनी है तो आपको क्या क्या धारण करना पड़ेगा ये हम बता दें। तो शुक्र तो यहाँ पे जा चुके हैं लाभ स्थान में, काफी अच्छा है। आपको जो है बुध का पन्ना ये आप धारण कर सकते हैं। दूसरा आपको मानिक धारण करना होगा, और मानिक और बुध के लेफ्ट और राइट साइड में आपको केतु का कैट है जो कि आधा आधा कैरेट का आता है। क्योंकि अगर आपको गृहस्थ सुख यानी आपको अगर समझो मकान लेने के लिए आपको सोच रहे, तो आपको केतु का कैट है जो लेफ्ट और राइट में आधा आधा या 1 या 2 कैरेट का लेंगे तो वो पन्ना के साथ आप पहन सकते हैं। पन्ना लगभग 3 कैरेट का होना चाहिए, और कैट है जो वो 1 या 2 कैरेट का भी चलेगा, और आधा आधा कैरेट का आपको ओरिजिनल मिलता है। तो लेफ्ट और राइट में छोटी वाली उंगली में, जैसे कि अभी मैंने पन्ना पहना होगा, उसके लेफ्ट और राइट में आधा आधा कैरेट का, या फिर अगर उससे बड़ा मिलता है तो 2 कैरेट का लेके दोनों एक ही अंगूठी में आप साइड साइड में बना के ये पहन सकते हैं। दूसरा जो आपको मैंने बताया, दूसरा रत्न वो बताया मैंने आपको मानिक इसके लिए बताया ताकि लाभ स्थान के भी स्वामी बनते हैं, वो बनते हैं रवि, और रवि व्यय स्थान में जा चुके यानी विनाश के भाव में। तो क्या होता है उसके वजह से आपको कुछ हद तक एक मुझे ये भी लगता है कि जो एक तो अगर अब इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पिता पुत्र की जो है नहीं बनती है, यानी आपके पिता के साथ कुछ हद तक नहीं बनती रहेगी, तो वो भी जो है थोड़ा बहुत आपको सॉल्यूशन उस पर मिल जाएगा। और आपको बाकी भी समझो प्रॉपर्टी रहेगी जो कि पैतृक प्रॉपर्टी वगैरह,
वो भी आपको मिलने के लिए फिर थोड़ा बहुत चांसेस बाद में बन जाएगा, अगर आप रवि का रत्न धारण कर रहे तो। उसके साथ आपको माँ बाप का जो भी है, माँ पिताजी जो भी है, उनका आदर सत्कार करना होगा, उनका मान सम्मान रखना होगा। उनके आशीर्वाद से काफ़ी सारे काम बन सकते हैं आपके, क्योंकि हर एक को अपने माँ बाप की जो रिस्पेक्ट करनी है, और फिर ही उसके बाद उनको जो है कठिन से कठिन परिस्थिति से भी वो अपने माँ बाप के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक ध्यान दीजिए। अगर हाँ, तो इतने रत्न धारण कर सकते हैं। अगर उसके साथ अगर रत्न धारण करने में सक्षम नहीं है आप फिलहाल, तो आप कुछ मंत्र बोल सकते हैं, जो कि हम आपको अभी सजेस्ट कर रहे हैं। तो मंत्र अभी है, अभी फिलहाल आपको बुध की महादशा चालू है, और बुध जो है वो भाग्येश भी है। तो बुध का मंत्र बनता है जो कि है प्रियंगुकलिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामाम्यम। उसके बाद आपको मंत्र जो है वो बोलना होगा गुरु का, देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। उसके बाद आपको मंत्र बोलना है शनि का, नीलांजन समभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके बाद रवि को आप अर्घ्य दीजिए, सुबह उठ के जल प्रदान करिए, और उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः यह मंत्र जाप आपको करना है। तो शनि का मंत्र बताया आपको, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके बाद मंगल का, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामाम्यहम्। उसके साथ केतु का मंत्र आप बोल सकते हैं, और केतु का मंत्र है पालासपुष्य संकाशम तारकाग्रमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणामाम्यहम्। चंद्रमा का मंत्र उसके साथ अगर बोलते तो अच्छा है, या फिर पौर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, क्योंकि चतुर्थ स्थान के जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा होते हैं। उससे कुछ हद तक आपके काम बनेंगे और काम आगे बढ़ते जाएंगे। पौर्णिमा के दिन दूध से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाके सोमवार को उनको बिल्व पत्र और दूध से अभिषेक भी करवा सकते हैं। इसके साथ ये मंत्र जाप आपको रोजाना करना है, 50, हर एक मंत्र 50 बार बोलना है, दिन में बोलना है। और नवग्रह का एक छोटा सा बुक आता है, उसमें देख के अच्छे से प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। हर एक मंत्र 50 बार बोलेंगे, आपकी कुंडली की कुछ हद तक निगेटिविटी निकल जाएगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो कम से कम आप 25 बार हर एक मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल में रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार, क्योंकि एक्चुअल में मंत्र जब 108 टाइम का होता है। हमने उसको कम इसके लिए किया क्योंकि ये जो मंत्र बोलने के लिए वक्त लगता है वो काफ़ी लगता है। तो 50 बार हो सके तो बोलिए, नहीं तो एकदम ही आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो 25 बार हर एक मंत्र रोजाना बोलना है, तो उससे आपको फायदा होंगे। तो नेक्स्ट कुंडली जो है वो है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार इन्होंने भेजी है, तो उनके सिस्टर की कुंडली है, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 2003, और टाइमिंग जो दिया है 19:19 यानी 7:19 का, और पटना का इनका जन्म है। तो इन्होंने जो समस्या पूछी अपने सिस्टर के लिए, वो पूछी है, इनकी सिस्टर जो है वो लव मैरिज करना चाहती है, और ये चाहते हैं कि वो लड़के के साथ इनकी लाइफ जो है कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ मतलब चलेगी नहीं चलेगी। लड़का जो है गवर्नमेंट जॉब करता है, और उनकी हेल्थ की भी इनको फिक्र है शायद, मतलब उनकी जो सिस्टर है उसकी मतलब हेल्थ वगैरह कैसी रहेगी, थोड़े बहुत मतलब ये लव मैरिज जैसा कुछ करना चाहते हैं। तो घर वाले थोड़े से टेंशन में है कि क्या ये सही रहेगा कि नहीं। तो ये जो डिटेल दिया है आपने, तो उस आधार पर जो इस कुंडली का जो यहाँ पे कुंडली बन के आ रही है वो है 5 दिसंबर 1919 पटना। ओके, तो इस जो आधार यानी जिस आधार पर हम कुंडली बना रहे वो आधार है, ये जो डिटेल दिया हुआ रहता है यूट्यूब कमेंट्स में, तो उस आधार पर जो कुंडली बन के आ रही है वो है मिथुन लग्न की। मिथुन यानी द्विस्वभावी लग्न है। लग्नेश बनते बुध जो कि सप्तम स्थान में जा चुके। तो ऐसे लोग देखिए, सप्तम स्थान होता है विवाह का और लग्न स्थान होता है खुद का। तो 3 नंबर की राशि है वहां पे बुध की, बुध सामने के घर पे है जो वैवाहिक
सुख का कारक ग्रह, वैवाहिक सुख का स्थान होता है। यानी कि ऐसे लोग खुद ही के मर्जी से अपनी शादी करते हैं, ये यहाँ पे बात जो है वो दर्शाती है। और ये जाहिर है कि आपकी जो बहन है वो उनसे शादी करना चाहती है तो ये हो सकती है, क्योंकि वो खुद ही उतना ट्राई जरूर करेंगे। अब यहाँ पे तकलीफ क्या है कि लग्न स्थान में जो है शनि विराजमान है, जो कि हर चीज में देरी करते, विलंब करने का काम करेंगे कोई भी चीज करने जाएंगे तो, क्योंकि शनि जो है लग्न स्थान में है, वक्री है, और वो भी ऊपर से अष्टमेश और भाग्येश है। भाग्य में अगर शनि होते हैं तो होता क्या है, हर चीज होती है लेकिन विलंब से होती है, हर चीज में देरी होना तय है। ऊपर से शनि है, वक्री है, तो और थोड़ा टाइम जरूर लगाते हैं, या फिर कुछ बनते काम बिगाड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि जो है वो सप्तम स्थान पे है, यानी कि वैवाहिक सुख के स्थान पे है। देखिए हम जो है वो कुंडली देख के जो हिसाब से हमको मालूम पड़ता है वही हम बताएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि आपने बोला तो हम सब अच्छी बातें ही बोले, नहीं, जो आप हमें यहाँ पे दिखाई देता है वहाँ वही हम बोलेंगे, क्योंकि उसके आधार पर ही मतलब आपको सही क्या करना है नहीं करना है आपको समझ में आएगा। तो शनि की दृष्टि है सप्तम स्थान पे, और शनि वक्री भी है, तो ये कुछ थोड़ा सा तकलीफ वाला काम बनता है इस कुंडली में। हालांकि सप्तम स्थान में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है, यानी कि जो लड़के रहेंगे वो थोड़े फाइनेंशियल कंडीशन से ठीक रहेंगे, ऐसे यहाँ पे दिखते हैं। क्योंकि जो गुरु की राशि में बुध और शुक्र का जो योग बनता है वो है हुआ है, और गुरु जो है पराक्रम स्थान में विराजमान है, सप्तमेश और कर्मेश बन के। तो ठीक है, इनके जो हस्बैंड जो भी है होने वाले हैं वो पराक्रमी है, यानी खुद के मेहनत पे करने वाले हैं, और वो पांचवें राशि में यानी सूर्य के राशि में जाने के वजह से, सूर्य यानी कि रवि, बहुत लोग रवि यानी सूर्य वो नहीं समझते किसको, यानी रवि यानी सूर्य ही है। तो रवि के राशि में जाने के वजह से गुरु वो पराक्रम स्थान में है, और गवर्नमेंट जॉब में भी ये भी बात बराबर है। तो कुछ हद तक ये शादी के लिए बात बन सकती है, लेकिन कुछ हद तक विलंब होना, तकलीफें आना ये बनता है, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत शनि तकलीफें करवाते ही देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए पंचम स्थान जो सब लव वगैरह के लिए माना जाता है, तो वहाँ पे जो राशि है वो है 7 नंबर की, और वो राशि है तुला तुला की, तुला राशि यानी शुक्र की राशि होती है, और उनकी दूसरी राशि जो है वो व्ययस्थान में। लेकिन हम बात करेंगे लव मैरिज के बारे में, तो यहाँ पे 5 नंबर पे शुक्र की राशि है तुला, और उसके स्वामी बन के शुक्र विराजमान है सप्तम स्थान में। यानी ऐसे लोग अपने मतलब जीत से, और जो भी कह सकते हैं उसके जीत से, अपने मर्जी से ही शादी करते हैं। एक तो लग्नेश बुध है जो कि सप्तम स्थान में जा चुके हैं। दूसरा, इससे क्या होता है कि शादी के लिए खुद से वो खुद ही ट्राई करेंगे और खुद ही करेंगे। दूसरा, लव मैरिज के जो कारक ग्रह है शुक्र है वो भी, और वो जा चुके हैं सप्तम भाव में, यानी लव मैरिज का ये जो है कार्यक्रम बनता ही है इस कुंडली में। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि पंचम स्थान में केतु विराजमान है, तो केतु विराजमान होने के वजह से, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि पंचम स्थान जो कि लव मैरिज यानी लव अफेयर्स का जगह देखते हैं, एजुकेशन का भी जगह देखते हैं, तो कुछ हद तक एजुकेशन इन्होंने अपनी जो है पूरी अच्छी तरह से नहीं की होगी, क्योंकि वहां पे केतु विराजमान है। केतु है कोई भी चीज आधे में छोड़ने के मजबूर करवा देते हैं। तो केतु जो है पंचम स्थान में है, जो कि लव अफेयर्स का वगैरह स्थान है। तो ऐसे केतु वहां पे जाने की वजह से ये जो है अच्छी तरह से सोचते नहीं है कि मतलब अभी हमें शादी इतने जल्दी करनी है, नहीं करनी चाहिए, सब सोच जैसा एक मैच्योरिटी आनी चाहिए, उतनी मैच्योरिटी ऐसे लोगों में नहीं होती। तो वो धड़ाल्ले से डिसीजन लेके कुछ अपना जो है कार्यक्रम यानी जो भी है अपना शादी बोलो या कुछ भी डिसीजन ऐसा लेके थोड़े बहुत ये घाई गड़बड़ी का काम करवाते हैं। तो केतु वहाँ पे विराजमान होने की वजह से इनको उतना पॉसिबल नहीं होता समझना कि क्या सही है और क्या नहीं। तो हालांकि सप्तम स्थान में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो कुछ हद तक ये ठीक भी माना जाएगा। और कुछ हद तक बुध वहां पे विराजमान होना ये भी थोड़ा बहुत तकलीफ वाली भी काम बनती है, क्योंकि वो द्विस्वभावी राशि में है, तो कुछ हद तक ये थोड़ा सा तकलीफ वाला काम बनता है। यहाँ पे रवि जो है 6ठ भाव में जा चुके हैं, और वो है पराक्रमेश। तो रवि को बल देना होगा,
कुछ हद तक माता पिता तैयार नहीं हो सकते इस वजह से, क्योंकि चंद्रमा जो है वो लाभ स्थान में है और राहु के साथ है, यानी चंद्रमा को ग्रहण लग चुका है जो कि लाभ भाव में, तो इसकी वजह से माता, और रवि जो है षष्ठ भाव में जा चुके, तो माता पिता शायद इसके खिलाफ हो सकते हैं, यानी इस तरह का शादी का। तो देखिए जो भी है, माता पिता का आप आशीर्वाद लेंगे तो काफी हद तक अच्छा रहेगा। और अगर लाइफ में शादी लिखी है, देखो ये जो जोड़ियां बनती है तो वो ऊपर वाले भगवान ही बना के भेजते हैं, ऐसा कहा गया है। अगर ये मानते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर उनके साथ शादी फिक्स ही है करना तो कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष जो बनता है उसके लिए आपको ग्रहण दोष की शांति करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर चीज़ का लाभ मिलने के लिए इनको तकलीफ आ जाएगी। क्योंकि लाभ ग्रहण दोष क्या करेगा, कोई भी चीज़ को ग्रस लेने का काम करेगा, तो जो भी आपको लाभ मिलने हैं वो लाभ नहीं मिलेंगे। मतलब इच्छा पूर्ति का स्थान होता है जो लाभ स्थान होता है, और कोई भी इच्छा आपकी जो विश बनती है, मतलब आपकी जो इच्छा बोल सकते हैं उसको ही, तो वो आपको फुलफिल होती नजर नहीं आएगी अगर ये चंद्रमा राहु का दोष जो अगर नहीं निकाला तो। इसके लिए आपको उनको एक मोती धारण करवाना होगा, एक तो चीज ये हो गई। दूसरा पुखराज धारण करना होगा, और आपको रवि के लिए मानिक अगर धारण करते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये स्टोन यानी रत्न आप धारण करिए। रवि के लिए मानिक यानी पिता के लिए भी हो सकता है, पति के लिए भी होता है, क्योंकि शादी से पहले रवि जो है वो पिता कारक होते हैं लड़की के लिए, हर लड़की के लिए, और शादी के बाद जो रवि होते हैं वो पति के कारक बनते हैं। क्योंकि शादी से पहले अगर लड़की लोग या बच्चे हो, लेकिन स्पेशली लड़की लोग का फैमिली और सब चेंज होता है शादी के बाद, तो इसके लिए शादी से पहले पिता यानी पूरा कंट्रोल किसका होता है, ज्यादा करके पिता का, हर लड़की के ऊपर। माँ तो ठीक है, तो भी मतलब माँ होती है, लेकिन मेन जो थोड़ा रिस्पेक्ट डर रहता है वो पिता का रहता है शादी से पहले। शादी के बाद किसका रहता है, रिस्पेक्ट, थोड़ा सा डर बोलेगा तो थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट वाला डर, ऐसा नहीं कि डरे डरे रहना, वो होता है पति का। तो इसके लिए रवि जो है शादी के बाद जो पति कारक होते हैं, तो उसके लिए भी आपको रवि का मानिक धारण करना होगा, जिससे आपको फायदे मिलेंगे। 9 नंबर की राशि आपकी जो है सप्तम स्थान में होने के वजह से आपको गुरु का पुखराज धारण करना होगा। और चंद्रमा को आपको बल देने के लिए, क्योंकि चंद्रमा धन के कारक है और धनेश होके लाभ भाव में विराजमान है, ये महाधनी होगा तो योग हुआ। लेकिन राहु के साथ विराजमान है, ये पूरा जो कुंडली को पूरा लाभ भाव को और धन भाव को कमजोर कर देता है। ऐसे लोग धन हानि कर सकते हैं अपने गलत सोच से, गलत विचारधारा से। तो उसके लिए चंद्रमा का मोती धारण करेंगे तो चंद्रमा को बल मिलेगा, कुछ हद तक चंद्रमा मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए शनि है, उनके लिए अगर हो सके तो हनुमान जी की उपासना करने बोलिए, काफी अच्छा रहेगा। और जो श्री गणेश जी है उनकी भी मंगलवार को अगर हो सके तो वो प्रार्थना यानी कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत उनको लाभ मिल जाएगा। तो ये आप करिए। उसके साथ अगर मंत्र जाप करना है तो मंत्र हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको, कुछ हद तक आप वो बोलना चालू करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते आपको उसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप बोलेंगे आज से मैं मंत्र चालू किया कल से मेरा पूरा लाइफ अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके जो दोष है वो जन्म से बने हुए होते हैं हर एक कुंडली में, तो उसको ठीक होने के लिए भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो आपको कुछ मंत्र हम सजेस्ट करते हैं जो रोजाना बोलने हैं, 50 बार बोलने हैं, दिन में बोलने हैं, मतलब दिन में बोलने हैं, यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। नवग्रह सूत्र का एक छोटा सा बुक आता है जो 10-15 रुपए का होगा, उसमें देख के आपको ये जो हम मंत्र सजेस्ट कर रहे हैं वो मंत्र आपको बोलने होंगे। तो ये मंत्र जो है वो क्या क्या है। पहला मंत्र है आपके बहन के लिए शनि का, जो कि है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। दूसरा मंत्र है गुरु का, देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। उसके बाद केतु का पालसपुष्य संकाशम तारका ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणामाम्यम। उसके बाद चंद्रमा का दधिशंकर तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मूर्खडभूषणम। उसके बाद मंगल का धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम
कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामाम्यहम्। यानी आपको मंत्र बोलने हैं शनि का, गुरु का, केतु का, चंद्रमा का और मंगल का, इतने मंत्र आपको बोलने हैं। उसके साथ रवि को अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है और उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र 21 बार बोलना है। उसके साथ आपको चंद्रमा को पूर्णिमा का दिन जो है जलर्पण या फिर दूध अर्पण करके आपको अर्घ्य देना है चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन। हर पूर्णिमा को देंगे अच्छा रहेगा और चंद्रमा का मोती जरूर धारण करें। तो और दूसरा जो भोलेनाथ है उनके मंदिर में जाके, स्पेशली सोमवार को रोजाना जाते तो आपके ऊपर है, तो वहां पे जाके आपको भोलेनाथ को प्रार्थना करनी होगी चंद्रमा को बल देने के लिए, जिससे चंद्रमा इनके बलिए होंगे तो काफी हद तक चीजें इनकी ठीक हो सकती है। तो चंद्रमा को बल देने के लिए भोलेनाथ के मंदिर जाके सोमवार को आपको उनको दूध से और बिल्व पत्र से अभिषेक कर सकते हैं, जिससे आपके शादी में तकलीफें आ रहे और आगे की तकलीफें वो कम होती नजर आएंगी। तो ये आप उपाय योजना करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि आपको फिलहाल जो है शादी के योग नहीं है, कुछ हद तक उम्र का भी जो है काफी जो है अभी इस हिसाब से देखेंगे तो फिलहाल अभी आपको जो है कम से कम शादी के लिए आपको फरवरी 2022 के बाद ट्राई करनी होगी। तो फिलहाल के लिए आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा तकलीफ वाला बन जाता है। हालांकि अभी देखेंगे हम कि क्या चल रहा है। अगर हाँ चंद्रमा इनका मेष राशि में है तो यानी मेष इनकी राशि हो गई, तो शनि जो है फिलहाल अभी है वो 10वें भाव में है, तो ठीक है 7.5 वगैरह तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये जो शादी का कार्यक्रम है वो कुछ महीनों के बाद ही आपको करना होगा, जिससे थोड़ा बहुत आपको सबकी राय लेके और अच्छी तरह से करेंगे तो माँ बाप का आशीर्वाद लेके करेंगे तो बहुत अच्छा उसका फल भी मिलेगा। तो थोड़ा कोशिश करिए इस तरह से करने के लिए, और 2022 के बाद आपको शादी करने को चांसेस मिल जाते हैं, वो भी फरवरी के बाद। तो फरवरी के बाद आप कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फरवरी के बाद आप जो भी आपको कोशिश करना है शादी के लिए। तो अभी फिलहाल जो गुरु महाराज है वो 11 नंबर पे है और यहाँ पे आते हैं तो 11 ओके, तो ठीक है। आप 2022 फरवरी के बाद ही कोशिश करिए शादी के लिए, और हो सके तो सब चीज़ें जो है ठीक ठाक सब छानबीन करके और अच्छे से सबका आशीर्वाद वगैरह लेके करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मई के आसपास 2022 के मई के आसपास के कुछ योग बनते हैं, मतलब फरवरी के बाद मई के आसपास जो है शादी के योग बनते हैं। कोशिश करेंगे तो तब तक आपको जो है ये मंत्र जाप और उपाय योजना करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको फायदे होंगे। कोशिश करिए जो भी चीज़ें हो शांति से और दिमाग से करने के लिए, जिससे आगे चल के आपको तकलीफ ना हो। ये भी चीज़ की आप जो है ये चीज़ की भी आप मतलब इसका भी आप थोड़ा ख्याल रखिए। हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।